इससे पहले की वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी की बात की, जिसमें हमने उनके लर्निंग साइकिल और लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात की। इस वीडियो में हम काइसर के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल की बात करेंगे कि काइसर का इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल क्या है और इसमें उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे काइसर के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्टेप ऑफ द काइसर्स मॉडल, कि काइसर का जो मॉडल है इसमें उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे जिनका जो मॉडल है उसके फीचर्स की बात करेंगे। फिर हम कंपेटेबिलिटी की बात करेंगे और लास्ट में हम अप्रेजल की बात करेंगे कि इनका जो मॉडल है उसकी क्या उनके एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले अगर हम काइसर्स के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल की बात करें, तो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पामेला एम काइसर इन 1998। कि यह मॉडल 1998 में पामेला एम काइसर द्वारा विकसित किया गया था। दिस मॉडल इनेबल्स द स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिवली, कि यह मॉडल विद्यार्थियों को विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाता है। काइसर यूजेस द टर्म फील्ड एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की काइसर ने अपने इस मॉडल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जगह कौन सा शब्द यूज किया है? फील्ड एक्सपीरियंस। तो देखिए, जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे या हम फील्ड एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे बच्चा खुद से चीज़ों को कर रहा है और खुद से चीज़ों को सीख रहा है। सी स्ट्रांगली बिलीव्स दैट फील्ड एक्सपीरियंस इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग, की फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो, चाहे हम लर्निंग की क्वांटिटी की बात करें चाहे हम क्वालिटी की बात करें, दोनों को ही इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब बच्चा खुद से चीज़ों को करता है, खुद से चीज़ों को सीखता है, तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लर्निंग है, ये भी इम्प्रूव होगी और बच्चे की अच्छी समझ भी होती है, वो अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लर्निंग, तो इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात की है। किसने की है? काइसन ने। किसमें की है? अपने इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल में उन्होंने बात कही है। इट इज अ सिक्स स्टेप साइक्लिक प्रोसेस, की है एक 6 चरणीय चक्रीय प्रक्रिया है। दिस इनेबल्स द लर्नर टू लर्न मोर कंटेंट विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, की यह शिक्षार्थी को स्पष्ट समझ के साथ अधिक सामग्री सीखने में सक्षम बनाता है। जहाँ पर इससे पहले जो हमने बात की थी कि चाहे हम लर्निंग की क्वांटिटी की बात करें चाहे हम क्वालिटी की बात करें, दोनों ही इंप्रूव हो रही है। तो उसी से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि दिस इनेबल्स द लर्नर टू लर्न मोर, की ये लर्नर को इस योग्य बनाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को सीख सके विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ के साथ। तो दिस मॉडल मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू गेन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, की जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको अपनी लाइफ में यूज कर सके, जो सही नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचे। तो टू गेन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली ऑन द एक्सपीरियंस, की जो चाहे हम लर्निंग की बात करें, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें तो उसके बारे में ठीक से सोच सके, अपने जो विचार है उसको सही से प्रकट कर सके। तो यह मॉडल विद्यार्थियों को प्रासंगिक अनुभव प्राप्त करने, अनुभव पर सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित रूप से सोचने और प्रतिबिंबित करने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये 6 स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप इन स्टेप्स को देखिए, फिर एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम कंकरेंट एक्सपीरियंस, की मूर्त अनुभव से वस्तुनिष्ठ जो डेटा है उसको इकट्ठा करना। वस्तुनिष्ठ डेटा मतलब कौन सा डेटा? जो बिल्कुल फैक्ट के साथ हो, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, जो बिल्कुल प्योर डाटा हो। रिफ्लेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट नॉलेज, एग्जामिन डिसनेंस, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग एंड डेवलपिंग अ प्लान। तो इनकी 6 स्टेप्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के या फील्ड एक्सपीरियंस के। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं।
तो देखिए सबसे पहला जो है गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम कंकरेंट एक्सपीरियंस की, इसमें क्या है कि कंकरेंट एक्सपीरियंस के माध्यम से जो डाटा है उसको इकट्ठा करना। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं जो इनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो स्टेप हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टूडेंट अंडर दिस मॉडल स्टार्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की, इस मॉडल के तहत विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सीखना शुरू करता है। कैसे शुरू कर रहा है? थ्रू एक्सपीरियंस। स्टूडेंट कैन बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर इन दिस लर्निंग प्रोसेस की। इस लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो या तो स्टूडेंट दो तरीके से एक्सपीरियंस ले सकता है, या तो एक ऑब्जर्वर की तरह, जैसे क्लास चलती है और बच्चा उसको क्लास में बैठकर देखता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो या तो ऑब्जर्वर हो सकता है। दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेंट, या तो क्लास में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसकी पूरी इंगेजमेंट हो। तो यहाँ पर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है दो तरीके से हो सकता है, या तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे या तो एक ऑब्जर्वर की तरह चीजों को देख सकता है। दे कंटिन्यू देयर रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस टिल दे रीच द मास्टरी लेवल। वे अपने संबंधित अनुभव, कौन से अनुभव, लर्निंग जो एक्सपीरियंस है तब तक जारी रखता है जब तक चीजों उसको ठीक से समझ में नहीं आ जाती। द पर्पज इज परफेक्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसका उद्देश्य क्या है? अनुभव के माध्यम से उत्तम शिक्षा प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे आप अपने बीएड की क्लास में जाते हैं, आपको फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। आपने जब फर्स्ट टाइम क्लास में गए होंगे, स्टार्टिंग में फिलॉसफी या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो आप क्लास में गए और आपने देखा क्लास में जो टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने दो ही चीज़ की होगी। या तो आप एक ऑब्जर्वर की तरह क्लास में बैठकर आपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया होगा, या तो आपने क्लास में आपका भी पूरा पार्टिसिपेशन रहा होगा, आपने भी टीचर्स के क्वेश्चन जो होंगे उसका आंसर दिया होगा, या आपने क्वेश्चन आपने पूछे होंगे। तो यहाँ पर आप इसको अपनी क्लास से भी कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या तो आप ऑब्जर्वर की तरह क्लास में बैठ रहे हैं, सामने चीज़ों को देख रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको समझ रहे हैं, या तो आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो कंकरेंट एक्सपीरियंस है, जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस स्टेप में तो हमने बात की कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है, या तो आप ऑब्जर्वर की तरह हैं या आप एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह हैं, इन दोनों के ही माध्यम से आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है कि हम अक्सर देखते हैं ना कि आप शीशे पे अगर आप टॉर्च मारो तो उसकी रोशनी वापस पीछे की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अब आपने जो चीज़ें सीखी है, ठीक है, आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है, आपने क्या सीखा है? तो ये चीज़, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना कि आपने क्या सीखा है, आपकी क्या लर्निंग रही है। तो अंडर दिस स्टेज द लर्नर रिव्यू हिज ऑन एक्सपीरियंस, कि इस चरण के अंतर्गत शिक्षार्थी अपने स्वयं के अनुभव की समीक्षा करता है कि आपने फिलोसफी की क्लास अटेंड की, वहां पर लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास आपने अटेंड की, वहां पे आपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। तो अब इस लर्निंग एक्सपीरियंस से इस स्टेप में बात करें तो आपने सीखा क्या, आपकी अपनी लर्निंग क्या रही है। आपने अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा है, तो उनसे आपने क्या सीखा, आपने अलग अलग फिलॉसफी के बारे में पढ़ा है, उससे आपने क्या सीखा। तो अंडर दिस स्टेज लर्नर रिव्यू हिज ऑन एक्सपीरियंस के इस चरण के अंतर्गत शिक्षार्थी अपने स्वयं के अनुभव की समीक्षा करता है। हाउ डज दिस सिचुएशन अफेक्ट माई ऑन वैल्यूज, की इस स्थिति ने मेरे अपने मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित किया। फिलोसफी को सीखने के बाद, फिलोसफी को सीखने से पहले मेरा एटीट्यूड कैसा था, और सीखने के बाद मेरे अपने वैल्यूज और मेरे अपने एटीट्यूड उसमें क्या चेंजेस आया। वॉट फीलिंग एंड थॉट द दिस एक्सपीरियंस अवॉक इन मी, कि यह अनुभव मुझ में कौन सी भावनाएं और विचार उत्पन्न करता है, मेरे में क्या नई चीजें आई हैं साइकोलॉजी को या फिलोसफी को समझकर, इसको सीख कर। हाउ डू आई इवेल्युएट माई इफेक्टिवनेस इन दिस एक्सपीरियंस, कि मैं इस अनुभव से अपनी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे करूं। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिंग की बात करें, चलो आपका मान लो फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास में जो जो चीजें सीखी, तो उस सीखने के बाद उससे आप में क्या चेंजेस आया, आपके आप में क्या परिवर्तन आया है, तो इस चीज की समीक्षा करना। तो यहाँ पर इसकी हम बात करें रिफ्लेक्टिंग की, आपने जो चीजें सीखी है तो आपने क्या सीखा है, उससे आप में क्या चेंजेस आए, आपके वैल्यूज में क्या चेंजेस आए, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, सेकंड स्टेप में है कि आपने उससे क्या सीखा। और
थर्ड, अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट नॉलेज, तो दिस स्टेप बिल्ड्स ऑन द नॉलेज द लर्नर हैज गेन्ड इन द फर्स्ट टू स्टेप्स, की यह कदम शिक्षार्थी को पहले दो चरणों से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाता है। द लर्नर्स ट्राई टू कंसोलिडेट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, की शिक्षार्थी तथ्यात्मक जानकारी को मजबूत करने का प्रयास करता है। शिक्षार्थी अनुभव को याद करता है जो उसने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में लिया है, और सैद्धांतिक रूप से इसकी अवधारणा बनाता है। तो इन दिस स्टेज स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग द रियल वैल्यू एंड पावर नॉलेज, कि इस चरण में विद्यार्थी ज्ञान के वास्तविक मूल्य और शक्ति को सीखना शुरू करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो फर्स्ट स्टेप में हमने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब थर्ड स्टेप जो है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप से जो हमें नॉलेज मिली है, अब उसको मजबूत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फिर से एक एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने फिलोसफी को पढ़ा, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब थर्ड स्टेज में आप क्या कर रहे हैं, कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको अब किस तरह से आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो किस तरह से चाहे हम साइकोलॉजी की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम फिलोसफी की बात करें, तो इससे जो आपकी नॉलेज है किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। अभी तो आपको, जब आपने फिलोसफी साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो उस टाइम तो लगता होगा यार क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप में स्कूल्स में जाएंगे, जब आप बीएड के बाद क्लास में जाएंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, तो इसमें जो रिलेवेंट नॉलेज क्या है जो आपके काम आएगी। फिलोसफी आपको बताएगा कि अलग अलग क्लासरूम में किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किन तरीकों से पढ़ाना है। तो साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट से आप जानेंगे कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो माइंड है, उनका जो लेवल है, उसको ध्यान में रखकर किस तरह से बच्चों को समझाना है, किस तरह से चीजों को सिखाना है। तो इस तरह से जो ये थर्ड जो हम स्टेप की बात करें, आइडेंटिफाई रिलेवेंट नॉलेज, की जो भी आपने सीखा फर्स्ट स्टेप में, जो भी आपने समझा सेकेंड स्टेप में, उसको किस तरह से, उसमें से रिलेवेंट नॉलेज क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप इसको कैसे यूज करोगे, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे उस नॉलेज को। आपने एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आपने सोशल साइंस पढ़ा, ठीक है, आपने सोशल साइंस जो है आपने उसको पढ़ा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया। सेकंड स्टेप में आपने जाना कि किस तरह से वो जो नॉलेज है, आपने सोशल साइंस को पढ़कर आपके अपने वैल्यूज में, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया। और थर्ड स्टेप में कि जो भी नॉलेज मिली, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, उसका रिलेवेंट जो नॉलेज है कौन कौन सी है, और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे यूटिलाइज करोगे। इसी तरह से जो फिलोसफी साइकोलॉजी, उसको आप अपनी क्लासरूम में, वर्तमान समय में उसको आप कैसे यूज करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में जब हम पहुंचते हैं, थर्ड स्टेप्स को पूरा करते हुए, अब यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जब भी हम कुछ चीजें सीखते हैं, हम कुछ चीजें जानते हैं, तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट आता है। हमें लगता है ना कि यार पढ़ा हमने कुछ और, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस कुछ और रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं कि बुक्स कुछ और कहती है, हमारा अपना एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। फिलॉसफी कहती है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आओ, ठीक है, अच्छी बात है। ये भी कहती है जब आप नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दो। तो जब बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दो, बच्चों को कुछ मत बोलो, टीचर का काम सिर्फ क्या है, एक फ्रेंड का है। तो फिर जब हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें चीजें समझ में आती है कि यार नहीं, हम अपने क्लास में देखते हैं तो बच्चे बहुत शैतानी करते थे, बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अलग था। कुछ बच्चे तो क्लास में आके सबसे मारपीट करते थे। अगर ऐसे बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दे, ऐसे बच्चों को टीचर कुछ ना बोले, तो ये तो बच्चे पूरे क्लास का माहौल खराब कर देंगे। तो इन पर तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी जरूरी है। तो उनके लिए तो थोड़े से जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, क्लास में पढ़ने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है कि जब हमने इंफॉर्मेशन जो हमें मिली बुक से, अपने स्कूल से, कॉलेज से, अलग अलग सब्जेक्ट से, और जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे, दोनों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो भाई करे क्या। तो डिसोनेंस मीन्स द कॉन्फ्लिक्ट व्यूज, की असंगति का अर्थ है परस्पर विरोधी विचार। अनुभव प्राप्त करने के बाद और सीखे गए विषय और इसकी अवधारणा पर विचार करने के बाद कुछ असंगति दिखाई देती है। तो इसकी भी कुछ अलग अलग चीजें इन्होंने बताई है, जैसे विभिन्न सिद्धांतों में मतभेद के कारण बौद्धिक असंगति, व्यक्तिगत अनुभव से भिन्न निष्कर्ष, किसी घटना के बारे में शिक्षार्थी की पिछली धारणा और नए अनुभव से उत्पन्न धारणा में अंतर। पहले हमें जो धारणा थी फिलोसफी पढ़ने से पहले कि चलो बच्चों को सिखाना है, समझाना है, तो भाई डांटना धमकाना जरूरी है।
पनिशमेंट थोड़ा बहुत बच्चों को देना जरूरी है, लेकिन जब हमने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, नेचुरलिज्म पढ़ा, तो हमें पता चला कि नहीं, बच्चों को पूरी फ्रीडम दे रहे हो तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर पूरी फ्रीडम दे देंगे तो बच्चे सीखेगा कैसे? अक्सर बहुत बार ये होता है कि क्लास में बच्चों को बताया जाता है कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल प्यार से पेश आना है, उनकी तरह एक फ्रेंड की तरह पेश आना है, बिल्कुल उनको फ्रीडम देनी है, उनको डांटना धमकाना नहीं है। लेकिन जब हम क्लास में रियल सिचुएशन में जाते हैं तो वहां पे लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत डांटना और धमकाना जरूरी है, तभी तो बच्चे थोड़े कंट्रोल में आएंगे। क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन होगा तभी तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो हमने पढ़ा और जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, दोनों में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो इस असंगति को दूर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो कैसे दूर किया जाए? तो हमें एक बीच का एक स्टेप होता है कि हम देखते हैं कि ठीक है, अलग अलग फिलॉसफी हमने पढ़ी, तो जरूरी ये नहीं कि हम सिर्फ नेचुरलिज्म को ही अपनाएं, फॉलो करें। सारी फिलोसफी को हम देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, और सीखी गई चीजों को हम किस तरह से अपनी क्लासरूम में लागू करके किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इस स्टेप में क्या काम किया जाता है कि जो इस तरह से जो डिसोनेंस होता है, जो असंगति होती है, उसको दूर किया जाता है, ताकि हम हमें हमको एक सही नॉलेज मिल सके, एक सही ज्ञान मिल सके। फिर लास्ट फिफ्थ स्टेप की अगर बात करें, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग, ठीक है, स्पष्ट सीखना। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कह तो देते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाए कि ठीक है, तुम्हें सब कुछ आता है तो बताइए तुमने अभी तक क्या सीखा, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं, डर जाते हैं। तो आप सीखेंगे, जब सीखेंगे तो आप बता सकते हैं। अगर आपने सीखा ही नहीं होगा, आपने समझा ही नहीं होगा, तो आप बताएंगे कैसे? तो जब हम इस स्टेप पे आते हैं, आर्टिकुलेटिंग लर्निंग, स्पष्ट सीखना, तो इस स्टेप पे आके बच्चों की जो लर्निंग है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मजबूत कैसे होती है? देखिए, फर्स्ट स्टेप में बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, तो वहां पर बच्चों ने जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, तो सेकेंड स्टेप में आते हैं कि उस लर्निंग एक्सपीरियंस से बच्चों ने क्या सीखा। बच्चे इस चीज को रिव्यू करते हैं, इस चीज की समीक्षा करते हैं। थर्ड स्टेप में आते हैं, तो जो चीजें सीखी हैं बच्चों ने, उसको किस तरह से आज के टाइम में यूज कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में जब बच्चे आते हैं, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में मतलब लर्निंग से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उसमें सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, ताकि आपके पास एक स्पष्ट नॉलेज मिले। फिर स्टेप नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक स्पष्ट ज्ञान हो। ठीक है, हम सिंपल से एक एग्जांपल है, जैसे देखते हैं, अगर आपको चाय पीनी है तो सीधा आप पतीली से चाय आप गिलास में नहीं डालते, कप में नहीं डालते, आप उसको छन्नी से छानते हैं। तो इस तरह से जो हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो मतलब लर्निंग से रिलेटेड जो भी विसंगति है, कोई भी डाउट है, कोई भी इस तरह की जो समस्या है, तो उसको उसका समाधान का प्रयास किया जाता है। ठीक है, हो फिफ्थ स्टेप में आते आते बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है, बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि जो भी बच्चे ने सीखा है, ठीक है, जो भी बच्चे ने समझा है, उसको सही से एक्सप्लेन कर सकें, चाहे लिख कर चाहे बोलकर। तो दिस स्टेप फर्दर स्ट्रेंथन द लर्नर्स लर्निंग, की एक कदम शिक्षार्थी के अधिगम को और मजबूत करता है। दिस स्टेज एनकरेजेस स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर लर्निंग इन क्लियर वर्ड्स, की यह चरण विद्यार्थियों को अपनी सीख को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो नॉलेज है वो स्थिर हो जाती है। लास्ट अगर हम स्टेप की बात करें, इस प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है, डेवलपिंग अ प्लान, एक योजना विकसित करना। तो इस मॉडल के अंतिम चरण में शिक्षार्थी ने जो सीखा है उस पर मजबूत पकड़ बना लेता है, और जब मजबूत पकड़ बना लेता है तो ही शी गेट्स रेडी टू लर्न अ न्यू सब्जेक्ट, कि वह नए विषय को सीखने के लिए तैयार हो जाता है, और नए विषय को सीखने के लिए फिर से प्लान डेवलप करता है, और फिर से इन सिक्स स्टेप्स को फिर से फॉलो करते हुए नई चीजों को सीखता है। तो history again reaches the first stage of the cyclical process. तो thus a new cyclic process begin integrating relevant previous learning. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो लर्निंग साइकिल है, कि बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स स्टेप्स आके जब उसकी लर्निंग मजबूत हो जाती है, तो फिर से फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है, फिर से नए एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता है। तो ये इनके थे, काइजर की बात करें तो इनके सिक्स स्टेप्स थे लर्निंग के। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें, ठीक है, इनकी विशेषताओं की बात करें, द इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल इज अ सिक्स स्टेप साइक्लिकल प्रोसेस। तो ये आपको समझ में आ गया। इच स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज सेट आउट टू गेन नॉलेज, की इसमें हम देखते हैं प्रत्येक चरण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है, कि
फर्स्ट स्टेज पे लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो दूसरे पे चीजों को समझ रहा है, तीसरे पे यूटिलाइज कर रहा है, चौथे पे जो भी विसंगति है, ठीक है, जो भी डिसोनेंस है, जो भी डाउट है वहां पे वो क्लियर हो रहा है। फोर्थ स्टेप पे आते आते जो भी बच्चे ने सीखा है उसको स्पष्ट तरीके से बता पा रहा है। फिर सिक्स स्टेज पे आते आते उसकी लर्निंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, और फिर से नेक्स्ट फिर से फर्स्ट स्टेज पे आकर फिर से एक प्लान डेवलप करता है ताकि फिर से जो नया एक्सपीरियंस है बच्चा ले। तो इट स्टार्ट विथ इनिशियल एक्सपीरियंस, की यहाँ पर इनिशियल एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है एंड मूव टुवर्ड हायर लेवल ऑफ नॉलेज, की यह प्रारंभिक अनुभव से शुरू होता है और उच्च स्तर के ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में जो आपको पता होता है वहां से स्टार्ट की जाती है, और लास्ट में आप सिक्स स्टेज, फिफ्थ सिक्स स्टेज तक आते आते जो आपको नहीं पता होता वो भी धीरे धीरे आप उसके बारे में भी जान जाते हैं। तो ये मॉडल ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल तथा तक शिक्षण के सिद्धांतों का पालन करता है। स्टार्टिंग होती है लर्निंग एक्सपीरियंस, जो आप चीजों को जानते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जानना, समझना, यूज करना, डाउट्स क्लियर करना, ठीक है, एक क्लियर नॉलेज आपको मिलना। तो इस तरह से जो है सरल से जटिल की ओर ये आगे बढ़ता है। इसके अलावा इट मूव्स फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। देखिए कंक्रीट स्टार्टिंग में देखें हम फर्स्ट स्टेप में तो कंक्रीट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, लेकिन लास्ट स्टेज तक आते आते आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपने जो सीखा है आप उसको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप बता देते हैं, सही से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट एक्सपीरियंस टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, द लर्नर्स हैड डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन द बिगनिंग, की शिक्षार्थी को शुरुआत में तो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। जब हम बात करें ना कंकरेंट, तो स्टार्टिंग में तो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। हिस्ट्री व्यूज द एक्सपीरियंस इन द लाइट ऑफ हिज हर प्रीवियस पर्सपेक्टिव, वह अपने इस अनुभव को अपने पिछले दृष्टिकोण के प्रकाश में देखता है, और आखिरी स्टेज पर आते आते वह अधिगम की जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, उसको अपने शब्दों में वर्णन कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो ये तो इसके फीचर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम इस मॉडल की बात करें, दिस मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर सीनियर स्टूडेंट एज दे रिक्वायर मोर फील्ड एक्सपीरियंस, कि यह मॉडल वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उन्हें अधिक क्षेत्र अनुभव की आवश्यकता होती है। इन दिस गाइडेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर टीचर एक्सपर्ट्स, कि इसमें एक या उससे अधिक जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बच्चों को गाइडेंस मिलती है। और लर्नर्स क्रिएट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग और रिलेवेंट प्रीवियस नॉलेज, की शिक्षार्थी सभी प्रासंगिक पिछले ज्ञान को एकीकृत करके नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है, पिछले ज्ञान को एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, मतलब फर्स्ट टाइप की जो नॉलेज है उसको सेकेंड स्टेप में यूज किया आपने, फर्स्ट सेकंड को थर्ड में कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को फिफ्थ में, और बाकी फिफ्थ है उसको सिक्स्थ में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लर्नर्स क्रिएट न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग और रिलेवेंट प्रीवियस नॉलेज। अब अगर हम इसकी अनुकूलता की बात करें, कंपेबिलिटी की बात करें, इट रीचेस ऑप्टिमल लर्निंग थ्रू सिक्वेंशियल स्टेप्स, कि यह अनुक्रमिक चरणों के माध्यम से इष्टतम शिक्षण तक पहुंचता है। तो सिक्वेंशियल स्टेप्स मतलब स्टेप 1 2 3 4 5 करते 6 तक। तो यहां पर अनुक्रमिक चरणों के माध्यम से इष्टतम शिक्षण तक पहुंचता है, ठीक है। इट इनेबल्स लर्नर टू रीच ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, की यह शिक्षार्थियों को अधिगम के इष्टतम स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जब बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाता है तो बिल्कुल रूट लेवल से बिल्कुल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक पहुंचता है। ईच स्टेज इज इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए इसका हर चरण महत्वपूर्ण है। इच स्टेज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, की प्रत्येक चरण का विद्यार्थी के अधिगम के विकास में योगदान है। तो हम जान ही चुके हैं दिस मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर सीनियर स्कूल स्टूडेंट, कि यह मॉडल जो है जो वरिष्ठ विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो 11th 12th क्लासेस हैं, ठीक है, आगे कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें सुटेबल होती है। काइजर्स एम्फेसाइजेस फील्ड लर्निंग विच टिपिकली अकर्स एट द सीनियर स्कूल लेवल, की काइजर ने फील्ड लर्निंग पर जोर देती हैं जो आमतौर पर जो वरिष्ठ विद्यालय स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रेनीज हु अंडरटेक इंटर्नशिप ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर कोर्स। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जैसे आप सब हैं स्कूल्स में जाएंगे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आप सबके लिए भी काफ़ी यूजफुल है, वहाँ पे आप फील्ड एक्सपीरियंस लेंगे। दिस मॉडल एम्फेसाइजेस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, के मॉडल अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देता है।
अब अगर हम अप्रेजल की बात करेंगे तो अप्रेजल में हम जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इफेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इससे क्या होता है, अलग अलग स्टेप से बच्चों को इफेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन, जैसे हमने सेकेंड स्टेप की बात की कि बच्चा क्या है, रिफ्लेक्शन से भी सीखता है, चिंतन से भी सीखता है कि जो उसने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया उससे बच्चे ने क्या सीखा। एक्सपेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव की परिप्रेक्ष्य का विस्तार होता है कि बच्चा सीखता है, चीज़ों को समझता है, यूटिलाइज करता है, उसकी जो लर्निंग की जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो बच्चे की बढ़ती है, बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उसको एक स्पष्ट ज्ञान होता है। तो इस तरह से उसकी जो लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं भिन्न भिन्न विचारों में मेल मिलाप, जैसे हमने बात की फोर स्टेप की हमने बात की, तो कई बार होता है कि जो फैक्चुअल नॉलेज होती है और जो हमारे पर्सनल नॉलेज नॉलेज होती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उसमें हम फिर एक कॉमन पॉइंट पे होता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ डिमेरिट भी हैं, कुछ मेरिट भी हैं, ठीक है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है, हमारा जो फैक्चुअल जो हमने पढ़ा है वो अलग है, तो फिर इसमें क्या किया जाए। तो इसमें जो एक कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों में एक पॉजिटिव चीज़ है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि चलो, हमने जैसे फिलोसफी की बात की थी कि फिलोसफी कहती है कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दे दी जाए, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें हम देखते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में है कि दोनों को मिलाकर सामंजस्य बनाकर ही चला जाए। डेवलपमेंट एट द कंसेप्चुअल लेवल की वैचारिक स्तर पर विकास होता है। तो हम स्टार्टिंग में बात करना फर्स्ट स्टेप में कि बच्चा कंकरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन लास्ट टेस्ट तक आते आते एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बिना देखे, मतलब इस तरह की बच्चों की लर्निंग हो जाती है कि बच्चा चीजों को अपने वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन कर देता है कि उसने क्या सीखा है, उसने क्या समझा है, जो भी सीखा है उसके लिए क्यों यूजफुल है। सुटेबल फॉर मेच्योर लर्नर्स, मतलब जो सीनियर स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन ये है कि डिफ़िकल्ट फॉर द एलिमेंट्री क्लासेस, की जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उसके लिए इतना उपयुक्त नहीं है। और दूसरी चीज़ है, फॉलोस अ रिजिड प्रोसेस ऑफ सिक्स स्टेप, की सीखने के लिए आपको सिक्स स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हम देखते हैं ना कि हर बच्चे का अपना अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। तो बहुत बार बच्चा ये भी होता है कि यार सीखने के लिए इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा क्या, इनको फॉलो किए बिना कोई सीख नहीं सकता, हमने तो इस तरह की चीजें फॉलो नहीं की, हम तो सीख गए। तो बहुत बार इस तरह के भी जो होता है इसकी लिमिटेशंस होती है कि चलो इन सिक्स स्टेप्स को ही फॉलो करना है अगर आपको सीखना है। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। इग्नोर द लर्नर सेंटर्डनेस, कि यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रितता को नजरअंदाज किया जाता है। कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि इग्नोरेंस द लर्नर सेंटर्डनेस, क्योंकि लर्नर सेंटर्डनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बात की जाती है कि विद्यार्थियों के रुचि को ध्यान में रखकर, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है, जो इन सिक्स स्टेप्स पे फोकस किया गया है, कि उन स्टेप्स को ध्यान में रखकर ही बच्चों को पढ़ाया जाना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लर्नर्स, की शिक्षार्थियों से अवास्तविक अपेक्षाएं टीचर्स के द्वारा, ठीक है, चाहे हम काइजर्स की बात करते हैं तो इस तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि बच्चे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी सीखेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। और अगर इन सिक्स स्टेप्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने काइजर्स के इस मॉडल के बारे में जाना कि ये मॉडल क्या है, कौन से स्टेप्स हैं इसकी, क्या अप्रेजल की बात हमने की तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।